अब हम पहुँचे हैं 1939 में। वर्ल्ड वॉर टू का टाइम है और इसमें 85 मिलियन से भी ज़्यादा फर्टिलिटीज़ होती हैं, लोग बहुत ज़्यादा मरते हैं। इसके अलावा माली भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है सारे कंट्रीज़ को। अब इसके बाद न्यूरमबर्ग ट्रायल बनाई जाती है। ये न्यूरमबर्ग ट्रायल का आइडिया इसलिए बनाई जाती है, बेसिकली ये स्टेलिन जो सोवियत यूनियन के होते हैं, रूजवेल्ट यूएसए के होते हैं और चर्चिल ऑफ यूके, ये मिलकर इसको स्पेसिफिकली इस आइडिया को फेवर करते हैं और इसको अपहेल्ड करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जितनी भी अट्रॉसिटीज़ कमिट हुई थी वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान, जितने भी इंटरनेशनल जो लॉज थे उनकी वायलेशन हुई थी, तो उनको कैसे वो मतलब इंसाफ दिला सके। जिन लोगों को बेजा कत्ल किया गया था, बेजा मारा गया था होलोकॉस्ट के दौरान, तो उनको या जेनोसाइड के टाइम पे, तो उनको कैसे इंसाफ दिलाया जाए। उन्होंने ये न्यूरमबर्ग ट्रायल के नाम से एक ट्रायल को की स्टार्टअप के लिए एक इनिशिएटिव लिया। अब मसला ये था कि वो किस लीगल सिस्टम के बेस पे इसको करेंगे, मतलब डिसीजन किस बेस पे होगी, सज़ा किस बेस पे देंगे, क्योंकि जो अट्रॉसिटीज़ कमिट हुई थी वो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों ने कमिट की थी। और मोर स्पेसिफिकली अगर जर्मनी की बात की जाए तो उनके लैंड के हिसाब से उस वक्त जो काम उन्होंने किए थे वो लॉफुल थे, क्योंकि उनकी कंट्रीज़ वो इजाज़त दे रही थी। तो अब वो उनके सामने ये क्वेश्चन था कि वो इसको कैसे मतलब टेकल आउट करें। तो उन्होंने क्या किया कि इसके लिए उन्होंने एक चार्टर बनाई जिसको हम कहते हैं द लंदन चार्टर ऑफ इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल। इस चार्टर में उन्होंने क्या किया कि बेसिकली 4 जो डिफरेंट लॉ कोड थे, लीगल कोड थे, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूएसए और यूके को, उनको इनकॉर्पोरेट किया एक सिंगल ट्राइब्यूनल में। इसमें स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो प्रोसिक्यूटर और डिफेंस अटर्नीज़ जो होंगी वो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश और यूएस लॉ होंगी। जो डिसीजन और सेंटेंसेस इम्पोज किए जाएंगे ग्रुप ऑफ जजेस के थ्रू, वो फ्रेंच और सोवियत यूनियन के लेजिस्लेशन के हिसाब से होंगे। फिर नेक्स्ट बात ये आती थी कि कौन से क्राइम इसमें इंक्लूड होंगे, किन किन क्राइम्स की सज़ा ये देंगे ये ट्राइब्यूनल्स। तो फर्स्ट जो थी क्राइम अगेंस्ट पीस, जिन्होंने की थी तो उनको सज़ा दी जाएगी। अब क्राइम अगेंस्ट पीस में क्या शामिल है, तो यानी वॉर की प्लानिंग, इनिशिएटिंग, वेजिंग वॉर, एग्रेशन ऑफ वॉर या वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ इसमें शामिल होंगी। फिर दूसरा ये था कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में क्या क्या शामिल होंगे, तो इसमें एक्सटर्मिनेशन, डिपोर्टेशंस और जेनोसाइड शामिल होंगी। फिर वॉर क्राइम्स जितने भी हुए थे, फिर वॉर कॉमन प्लान और कंस्पिरेसी, इनको करने के लिए जितनी भी कंस्पिरेसी की गई थी तो उनको भी सज़ा दी जाएंगी। ये भी पॉसिबल था कि एक बंदे को सारों के लिए गिल्टी भी कर सकते थे। जिस तरह एक आदमी था जर्मनी का विलियम, उसको इन चारों क्राइम के लिए गिल्टी किया गया था और उसको सज़ाए मौत दी गई थी। इसी तरह मतलब हमारे पास ये एक ऐसा स्टेप था कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद लिया गया जिसमें इंसानी जान को जितनी मतलब सिविलियन डेथ हुई थी, जितने इंटरनेशनल लॉ की ब्रीच हुई थी, तो उनका हिसाब लेने के लिए ये कोड बनाई गई थी। और ये एक तरीके से इसमें ह्यूमन राइट्स की डेवलपमेंट हमें नज़र आती है, क्योंकि लोग अभी इस वक्त समझ गए थे कि लॉ की पासदारी इवन वॉर के टाइम भी हर एक पर फ़र्ज़ है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है टोक्यो ट्रायल। टोक्यो ट्रायल भी इसी तरीके से बनाया गया था कि जापान और यूएस के दरमियान जो डिस्टर्बेंस थी, उसके बाद जब जापान सरेंडर कर देता है तो यूएसए भी अपने जितने भी उसने मतलब इंटरनेशनल वायलेशन की थी या जितने भी क्राइम कमिट्स की थी, तो उनको सज़ा देने के लिए वो एक ट्राइब्यूनल बना देता है जिसको टोक्यो ट्रायल कहते हैं, जिसमें वो यही करता है कि जो इंटरनेशनल वायलेशन हुई थी, लॉ की वायलेशन हुई थी, जितने क्राइम जो नहीं करने चाहिए थे और उन्होंने किए थे, उनकी सज़ा के लिए ये लीगल कोड एक ट्रायल कोड बना देता है जिसको टोक्यो ट्रायल कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती हैं यूनाइटेड नेशन। यानी हमने जिस तरह देखा कि लीग ऑफ नेशन तो फेल हो चुका था क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू उसके बाद हो चुका था, तो हम ये कह सकते हैं कि लीग ऑफ नेशन कम्प्लीटली फेलियर था। और इसकी फेलियर की वजह ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स और बहुत ज़्यादा कुछ है, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी। हम डायरेक्ट अपनी मुद्दे की बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है वर्ल्ड वॉर टू के बाद बनता है। अब की बार ये कहते हैं कि हम इसको एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो पीस, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करेगा और ह्यूमन राइट को प्रमोट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। इसमें ओरिजिनली तो 51 मेंबर्स थे, लेकिन अभी हमारे पास 193 प्लस मेंबर्स इसमें हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन जो है एक चार्टर के हिसाब से चलती है जिसको हम यूनाइटेड नेशन चार्टर कहते हैं। अब जनरली इसमें 19 चैप्टर्स हैं। इस चार्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है वो एक्सप्लेन करता है कि यूनाइटेड नेशन का पर्पस और इसके प्रिंसिपल
प्रिंसिपल क्या है। फिर चैप्टर 2 ये डिस्कस करता है कि इसमें कितने मेंबर हैं और सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं, जनरल असेंबली कितने को अप्रूव करती है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। फिर चैप्टर 3 में हमारे पास ऑर्गन्स के बारे में है कि इसके कितने ऑर्गन्स होंगे और किस ऑर्गन का क्या फंक्शन होगा। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर्स आते हैं तो इसमें इन ऑर्गन्स को एक्सप्लेनेशन होती है, यानी चैप्टर 4 में जनरल असेंबली के बारे में, चैप्टर 5 में सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, और फिर 6, 7 इस तरह होकर हमारे पास आगे जाती हैं। और ये जो है स्पेसिफ़िकली यूनाइटेड नेशन अब भी एग्जिस्ट कर रहा है, और ये हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पीस एंड सिक्योरिटी को इंटरनेशनल लेवल पे मेंटेन करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो है UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये डिक्लेरेशन जो थी स्पेसिफ़िकली इस पे जूरिस्ट की भी अपनी जो है व्यूज़ हैं, क्योंकि कुछ ये समझते हैं कि ये जो है ये कोई ऐसी बाइंडिंग पीस ऑफ पेपर नहीं है, इसमें जो लॉज हैं, जो राइट्स इंक्रिप्टेड है, क्योंकि ये एक डिक्लेरेशन है जो जनरल असेंबली में पास हुई थी, तो इसके प्रोविज़न जो है वो रियली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन किसी हद तक यूनाइटेड नेशन इसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फोर्स करने के लिए अपनी तवज्जो इस पे मरकूज़ ज़्यादा करती हैं। तो ये था हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में हमने स्टार्ट की थी यूरोकागना ऑफ लगार्ड से, और अब हम एंड कर रहे हैं UDHR तक, यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तक। तो जनरली अगर सिंपल ओवरव्यू ले तो UDHR और जो हमने पढ़ी थी साइप्रस सिलेंडर के बारे में, तो उसमें उसके जो लॉस थे वो हमें उसके जो राइट्स डिस्कस हुए थे मोर स्पेसिफिकली, तो वो हमें UDHR में भी नज़र आते हैं। तो ये था हमारे पास आज के लिए इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में।